तो फाइनली ढूंढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पाठ नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात। वीडियो का भाग 2 है। भाग 1 के अंदर मैंने आपको आधा चैप्टर ये करवा दिया था। चलो अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर के क्या कंप्लीट बुक के जो है आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं कहानी को। कहानी वैसे शुरू हो चुकी है और बहुत मज़ेदार कहानी है, दुख भरी कहानी है। दुख की फीलिंग शायद आपको भी आ जाएगी। उनके हालात को आप अगर इमेजिन करते चलोगे, रोना आ जाएगा आपको। हालात इतने दर्द भरे थे उन किसानों के, जमींदारों के, गांव वालों के, सब परेशान थे। एक कंपनी आई भारत में राज करने जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। देहात होता है हमारा गांव, जिसको गांव बोला जाता है, देसी गांव। देसी लोग रहते हैं यहाँ पे, नॉर्मल लोग, बिल्कुल मज़े में चिल जिंदगी रहती है शहर वालों के कंपेयर में। लेकिन उस टाइम पे शहर थे भी नहीं, क्या ही करते। उपनिवेशवाद होता है, यानी कि बाहर से आके कॉलोनी बसा लेते हैं ना, बस जाते हैं वो, तो वो वाली चीज़ें हैं, उनको उपनिवेशवाद बोला जाता है। तो इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। वैसे चैप्टर को मैंने समझा दिया था। एक चीज़ ये ध्यान रखना, इस्तेमारी बंदोबस्त, ये मैं बताता हूँ जब तक हम उस पेज तक पहुँचते हैं जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो इस्तेमारी बंदोबस्त एक ऐसा बंदोबस्त बंगाल के अंदर लागू किया गया जिसके तहत जो है जो कर ले रहे थे किसानों से, जमींदारों से, उसको फिक्स कर दिया गया। एक साल के लिए नहीं, आने वाले बहुत सारे सालों के लिए, मतलब 20, 30, 50 सालों के लिए उसको फिक्स कर दिया कि इतना कर तुमको देना है। अब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी सरकार थी जो यहाँ पे, अंग्रेजों का राज चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी सरकार थी, तो वही राज कर रही थी। तो सरकार से यहाँ पे बार बार मेरा मतलब रहेगा अंग्रेजी सरकार से। तो जो सरकार थी उसने जो है क्या किया, कर को लगा दिया फिक्स। लेकिन उसने अपने हिसाब से, इस हिसाब से लगाया उस कर को ताकि जो है आने वाले समय में उनको नुकसान ना हो, क्योंकि आने वाले समय में सबको पता है खेती की कीमतें बढ़ने वाली थी। अब उसी कीमत के बढ़ते जो है उन्होंने कर ज़्यादा लगा दिया। जिस समय उन्होंने कर को लागू किया उस समय उनकी, किसानों की, जमींदारों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके चलते जो है बहुत सारे जमींदारों ने अपनी ज़मीन खो दी, अपनी जमींदारी भी खो दी। लोगों की हालत बहुत ही खस्ता हो गई और लोग कर्जे के नीचे डूबते चले गए। जबकि अंग्रेजी सरकार का ऐसा कुछ भी मानना नहीं था, क्योंकि उनका ये मानना था कि इससे उनको, किसानों को फ़ायदा होगा। अगर ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा अच्छी फसल होती है, ज़्यादा लाभ वो जुटा पाएंगे। लेकिन उसके बदले उनको ये ध्यान नहीं रहा कि जो कर वो लगा रहे हैं उससे मुनाफा तो कहाँ, उनका कर्जा भी उतर नहीं पाएगा। उन्होंने क्या किया, अब वहाँ से तो वसूली आ नहीं रही थी, लोग भड़क गए। कम, मतलब कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, आनाकानी कर रहे थे लेने देने में। बहुत सारे केसेस हो गए उनके खिलाफ, लेकिन कुछ ज़्यादा नतीजा नहीं निकला। अब अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि ऐसे कैसे काम चलेगा। उन्होंने जो है राजमहल, जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पे जो है खाली ज़मीन पड़ी थी, जंगल थे मतलब, तो वहाँ पे जंगली लोग खेती क्या करते, थोड़ी बहुत जवार, गेहूँ वगैरह, दालें वगैरह उगा लेते और अपना खेती, अपना खाने पीने का जुगाड़ हो जाता। उन्होंने क्या किया, उन जंगलों को साफ़ करवा दिया सरकार ने, और उसके बाद में वहाँ पे बाहर से संथाली लोगों को बुलाकर बसा दिया। उनके चारों तरफ जो है बाउंड्रीज बनवा दी कि ये लो तुम्हारा गाँव है, और यहाँ पे उसी के बारे में आगे जिक्र होने वाला है। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था इससे ऊपर का, तो इसके आगे का हम आज करेंगे। संथाल अगुआ बासिंदे। देखो मैंने ये चीज़ क्यों बताई, अभी थोड़ा सा टाइम लगा आपको बताने में। क्यों बताई, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। अगर आपने पहला भाग देखा नहीं है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो पहला भाग तो ज़रूर देख लेना, मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर नहीं देखा तो कुछ आइडिया लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, अगर आपने पढ़ रखा है तो। संथाल अगुआ बासिंदे। 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का ही एक भाग था, उसको पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव पहुंच गया। अब वहां पे पहुंचता है बुकानन, तो जिक्र करता है, बुकानन जो है एक व्यक्ति था, सरकारी अधिकारी, और उसको जो है सरकार पैसे देती थी, घूमो फिरो मौज लो, और उसके लिए नहीं, उनका काम करो। और काम क्या था, वहाँ पे अलग अलग इलाकों का जायज़ा लेके उसको लिखना होता था कि यहाँ पे क्या है। तो वो क्या करता था, वो जहाँ पे भी जाता अपने बारे, मतलब उस इलाके के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो होती थी वहाँ पे उसको लिखता, और उसके बाद में ये भी लिखता कि उसको बेहतर और विकसित बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पे लिखता है, इस गांव में जब पहुँचा ये, तो लिखता है गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है,
जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं भी नहीं देखी थी। तो ये थी वो ज़मीन, शायद से, आई थिंक। चलो छोड़ो यार, जो भी ज़मीन होगी, अच्छा विवरण दिया उसने। अब आगे बताते हैं। यहाँ पे संथालों को ज़मीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिनी को के रूप में सीमांकित, ये जो दामिनी को है ना, ये संथालों का इलाका बना दिया, उसका नाम रख दिया दामिनी को। इसको रूप में सीमांकित कर दिया गया, पिलर विलर लगा के, ऐसे कि हाँ ये बाउंड्री हो गई तुम्हारी, इतने में खेती करो। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। दामिनी को के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांव की संख्या जो कि 1838 में सिर्फ 40 थी। गांव थे, ये सोचो थोड़ा सा, गांव थे, और उस गांव में 40 गांव में लगभग 3000 लोग रहते थे 1838 में, और वो संख्या जो है तेजी से बढ़कर 1851 तक जो है 1473 गांव तक पहुंच गई, जिसमें 82,000 लोग रह रहे थे। मतलब यार देखो, 40 गांव से 1473 गांव, कितने सारे गांव उनके बस चुके थे। अब सरकार को ये नहीं मतलब था कि उनको जंगल कटवा रहे हैं, क्या दिक्कतें होंगी, जो जंगली लोग हैं उनका क्या होगा, कोई मतलब नहीं था उनके लिए। वो जंगली लोग व्यर्थ थे, बिल्कुल दिक्कत ही करते थे, परेशानी करते थे, और कुछ काम के वो थे नहीं, क्योंकि कर तो उनको कभी देना नहीं होता था। तो उन्होंने क्या किया, इन संथालियों को बसाया और उनसे जो है कर वसूली के लिए बसाया। सीधा बात है कि जो कर वसूली है वही उनको चाहिए थी, और उसी के लिए उन्होंने उसको, उन लोगों को वहाँ पे बसाया था। अब देखते जाओ इनकी क्या हालत करते हैं ये लोग, सरकार क्या हालत करने वाली है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी, उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। अरे बसाया ही इसीलिए था ताकि कर वसूली करी जाएगी, और वो भारी कर, बाकी कर ठीक था लेकिन उससे भी भारी हो गया वो कर जो संथालों के ऊपर लगाया जा रहा था। साहूकार, दीकू का कोई जिक्र आता है, कोई दीकू होगा, लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे, क्योंकि अमीरी छाई हुई थी, सबको पैसे लूटने ही थे। वो उनके पास नहीं थे, इनके ये ऐसा नहीं था, ये इनकी हालत देख के तुम बता नहीं सकते कि ये अमीर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है सब कुछ हाई रेटेड हो रखा था, ब्याज भी ऊंचा, कर भी ऊंचा, सब ऊंचा ऊंचा, और कर अदा ना किए जाने की सूरत में जमीन पर कब्जा कर रहे थे। साहूकार लोग थे, ब्याज दे रहे। अब देखो, एक नॉर्मल किसान है, भारत के जो किसान थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कर्जे लिए और कर्जे में डूब के वो मर गए। हालत ऐसी हुई थी उनकी। विद्रोह किए बहुत सारे, कुछ नहीं ना, कुछ ज़्यादा अच्छा खासा नतीजा उनका नहीं निकला था। अब यहाँ पे भी सेम ही हालत हो रही थी। साहूकारों ने इनको कर्जा दिया, सरकार को कर देना है, इनका कर्जा वापस करना है, और इन्होंने पूरी जी जान लगा के मेहनत कर करके मर गई ये, लेकिन उनका कर्जा उतरने में नहीं आ रहा था। और उसके चलते जो है अब ये जो है ज़मीनों पर इनकी, क्योंकि संथालों की ज़मीन थी, सरकार ने उनको दी थी, उस पर साहूकार लोग अब कब्जा करना शुरू कर दिया, हथियानी शुरू कर दी, और उसका नतीजा ये हुआ, लड़ाई, भीषण युद्ध हुआ, तीरंदाजी के निशाने चले, आर पार की लड़ाई हो गई शायद इनकी। लेकिन सरकार के सामने कौन टिक पाता। हमला तगड़ा हुआ, लड़ाई अच्छी लड़ी, लेकिन आखिरकार उनको अपने घर बार छोड़ के भागना पड़ा। उनके गांव को जला दिया गया, कुछ लोग जो बचे उनको पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। ये सारी चीज़ें हुई थी बहुत ही बुरी हालत में, और इनको गुलामों जैसी हालत इनकी बना दी गई। अरे भैया, तुम्हें अगर कर नहीं लेना था, ये घूम रहे थे, मज़े में ज़िंदगी जी रहे थे अपनी, नहीं तुमको तो आके यहाँ पे बसाएंगे हम, आ जाओ आ जाओ। तो ऐसा इनकी हालत, अब देखो क्या हालत हो रखी है बेचारों की। बड़ा दुख होता है ये चीज़ देख के, कैसी दुविधाएं झेली होंगी उन्होंने। अब यहाँ पे बताते हैं किसके विरुद्ध हो गया ये। अच्छा, यहाँ पे जो है बीच में फोटो ही फोटो थे सारे, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं जमींदार, साहूकार, औपनिवेशिक राज जो है इनके विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया था। ये जितने भी लोग लूट पाट कर रहे थे, भले ही सरकार हो, सबका विरोध कर दिया उन्होंने। 1555-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिले में से ले लिया गया। तो ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पे। अब बुकानन क्या बताता है, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी गई थी। देखो, हमें इसकी किताब से बहुत सारी चीज़ें
पता लगती हैं, लेकिन आप एक बार सोच के देखो जरा, एक सरकारी कर्मचारी किसकी तारीफ करेगा? सरकार की या आम किसानों की जो दुखी हैं? ऑब्वियस सी बात है सरकार की। तो बुकानन को भी ये साफ साफ हिदायत दी गई थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। उसने वाणिज्यिक दृष्टि में मूल्यवान पत्थरों और खनिजों को खोजने की कोशिशें की। उसने लौह खनिज और अब्रक, ग्रेनाइट और साल्टपीटर से, ये कौन सा पत्थर आ गया भैया, से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण भी किया। तो और भी बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी जगहों पे ये गया, सारी चीजें इसने बताई। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था। वनवासी अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको कर नहीं दे रहे थे, और जहां पे कर नहीं मिलेगा उनको मजा आएगा ही नहीं। और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। अगर इतनी ही जरूरत थी, उन्होंने तो कृषि भूमि में बदल दिया। आज क्यों बोल रहे हैं पेड़ लगाओ, पेड़ ही जीवन है? आप भी सोचो, यहाँ पे सोच गड़बड़ा रही थी कुल मिला के। देहात में विद्रोह, देहात होता है गांव, और गांव में हो गए लोग दुखी। दुखी मतलब भड़क गए। अब ये तो कहानी थी बंगाल की, राजमहल की, वहाँ की आम जनता की। इस्तेमारी बंदोबस्त ने ऐसी तैसी उनकी बैठाई, लेकिन वो इलाके जहाँ पे ये बंदोबस्त लागू ही नहीं किया गया, वहाँ पे किसानों की हालत भी अच्छी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं बम्बई दक्कन की, तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था, इस्तेमारी बंदोबस्त लागू नहीं किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के किसानों की हालत उनसे भी खस्ता थी। क्यों थी खस्ता? देखते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे अध्ययन वगैरह किए, किताबें रिपोर्टें भेजी थी, तो उनसे हमें पता लगता है कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हमें विद्रोह के थ्रू पता लगती है। देखो, अगर जहाँ के लोग खुश हैं, ऑब्वियस सी बात है विद्रोह नहीं करेंगे, और जहाँ के लोग परेशान हैं, विद्रोह क्रांति भड़के रहेंगे लोग। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही हालत थी। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कृष्ट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये सारे विद्रोह हो क्यों रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत खतरनाक विद्रोह हुआ था, मजा आ जाएगा आपको कहानी सुन के। ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में हुआ था। देखो, ये थोड़ा सा समय आप याद रखो, 1875 में हुआ था। और इस समय से पहले एक बड़ी क्रांति हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को नानी याद आ गई थी। 1857 की क्रांति। बहुत सारे सूरवीरों ने अपना योगदान दिया उसके अंदर, देशभक्त बोलते हैं जिनको हम। तो यहाँ पे जो है अब उसी की कहानी है। उसके बाद जो हुआ 1875 में लेखा बहिया जला दी गई। लेखा बहिया क्या होता है? लेखा जोखा होता है ना, मतलब साहूकार लोग जो है ना अपनी कॉपी किताबों में लिख के रहते हैं, अरे तू मुंशी, हाँ उसका रामलाल का देखो इतना कितना ब्याज हो गया उसका, ओहो इतना हो गया। तो ऐसे अलग अलग बंदों के ऐसे नाम लिखे रहेंगे, इतना ब्याज, इतनी वसूली, इतना ये वो सब लिखा रहता है, उसको बोलते हैं लेखा बहिया। ठीक है। तो यह आंदोलन जो है पूना, आधुनिक पुणे जिसको बुलाया जाता है आज के समय में, जिले में एक बड़े गांव सुपा से शुरू हुआ था। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये कि ये जो आंदोलन है ये कहाँ से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क या MCQ टाइप में। सुपा जो है एक विपणन केंद्र, मंडी था। यहाँ पे मंडी थी ये सुपा जो है, सुपा जो गांव था यहाँ पे मंडी थी, जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 की बात है। आसपास के ग्रामीण इलाकों के किसान जो है वहां पे इकट्ठा हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खाते और ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। यानी कि वो बोल रहे थे कि हमें कॉपी किताबें दे दो जिन पे तुमने हमारे ब्याज और जो भी कुछ तुमने लिख रखा है कि इतना कर्जा तुमको देना है, हमें कर्जा नहीं देना। अब हम कर्जा दे ही नहीं रहे तुमको। जो उन्होंने कर्ज ले रखा था, अब वो इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने कर्जा देने से मना कर दिया। साहूकारों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने जो है उनके बही खातों को जला दिया, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। अब साहूकार ठहरे अमीर आदमी, थोड़े से डरपोक भी होते हैं ये, तो ये घबरा गए। पूना में यह विद्रोह, पूना से जो है यह विद्रोह अहमदनगर में भी फैल गया और ये धीरे धीरे फैलता गया और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसकी चपेट में आ गया। कोई आग नहीं थी, ये विद्रोह था सिर्फ, क्योंकि सब लोग परेशान थे और लगे हाथ, कौन हाथ साफ नहीं करना चाहेगा, है ना। लड़ाई मची पड़ी है तो तुम भी हाथ साफ कर लो जाके, वो काम हो गया। 30 से अधिक जो है गांव इससे प्रभावित हो गए।
किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अब बेचारे अरे किसान भड़के हुए हैं तो मार देंगे, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए वो भाग गए गांव छोड़ के ही। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत को वहीं पर छोड़ गए और उसको किसानों ने जब्त कर लिया। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य याद आ गया। नानी याद आ गई थी अंग्रेजों को उस टाइम पे। और अब विद्रोह इतना बड़ा हुआ, देखो काफी बड़े इलाके में ये फैल चुका था, तो इनको लग रहा था कि कहीं अब की बार भी तुम्हारी बारी ना आ जाए, मतलब बहुत बुरे पिटोगे अब की बार, क्योंकि ये आए क्यों थी, कर वसूली के लिए, और कर तो मिलना नहीं अभी इनको शायद, अगर विद्रोह हो रहा है तो। और इसके तहत जो है यहाँ पे 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया गया, सेनाएं भेज दी गई गाँव में, पुलिस थाने खोल दिए गए, हर एक गाँव में पूरी सख्ती बरत दी गई और विद्रोह को काबू करने में कई महीने लग गए, लेकिन काबू आ गया उनके, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा विद्रोह इतने बड़े इलाके में फैला, ये क्यों हुआ था, इसके बारे में हमें जानना है। एक नई राजस्व प्रणाली, एक प्रणाली आई थी, जैसे वहां पे इस्तेमारी बंदोबस्त आया था ना बंगाल के अंदर, यहाँ पे भी एक नई प्रणाली आई थी, लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी थी। अच्छी तो नहीं थी, मतलब थी और नहीं भी थी। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे, ये नाम है उस बंदे का। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालय जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया, तो वे इन्हीं से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई करने लगे। अब देखो, एक व्यक्ति की सोच थी ये डेविड रिकार्डो की कि ऐसे ऐसे करना चाहिए तो अच्छा विकास होता है, और ये पढ़े हुए थे यहाँ पे, तो इसको पता था इन बंदों को, जो भी अधिकारी यहाँ पे बने हुए थे, तो इन्होंने जो है सेम इसी के प्रिंसिपल्स को लागू कर दिया यहाँ पे। उनका क्या मानना था रिकार्डो, ये जो डेविड रिकार्डो था, इसका मानना क्या था, क्या सोच थी इसकी, देखते हैं। भूस्वामी को जो है, जमीन का जो मालिक है, उसको उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए, मतलब जो कर है वो उस समय के हिसाब से होना चाहिए। अब इस्तेमारी बंदोबस्त तो इससे बहुत घटिया था, क्योंकि उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और जिसका नुकसान ये हुआ कि जिस समय उसको लगाया गया उस समय किसानों की हालत अच्छी नहीं थी और कर बहुत ज़्यादा था। इनका ये कहना था कि कर जो है समय के हिसाब से बदल देना चाहिए, अगर अच्छी मतलब मुनाफा ज़्यादा हो रहा है तो कर ज़्यादा बढ़ा दो, और अगर मुनाफा नहीं हो रहा है तो कर कम लगाओ यार, सीधी बात है। जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि रैयतवाड़ी क्या होती है, तो ये एक प्रणाली है राजस्व प्रणाली, तो बंबई दक्कन में लागू की गई, उसको रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। राजस्व की राशि जो है सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। रैयत होते हैं किसान, ये पिछले भाग में मैंने आपको बताया था, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो जो राजस्व है, जो कर वसूली होनी थी, वो सीधे किसानों से ली जाती थी। पहले क्या हुआ था, जमींदारों, इस्तेमारी बंदोबस्त में जमींदारों के पास जमीनें थी और उन्होंने किराए पे दे दे के अपनी ऐसे काम बजा रहे थे, और धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सीधे किसानों से संपर्क किया बिना जमींदारों के, और उन किसानों से ही सीधा कर लेने लगे। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। मतलब कि अभी मुनाफा हो रहा है तो इतनी कर देनी है, और 30 साल के बाद फिर से जमीनों का निरीक्षण करेंगे, जमीन तो नहीं बढ़ी, कहीं जंगल काट के बढ़ा के बैठा कोई, तो वो सारा देखा जाता, उसके बाद में उसका कर और बढ़ाते थे, या घटाना है बढ़ाना, जो भी वो करना, बढ़ाते ही थे, घटाते तो थे नहीं ये लोग, क्योंकि लूट मचानी थी इनको तो। अब बात आती है राजस्व की मांग और किसानों के कर्ज की। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर भाग गए। भागो रे भागो, हम नहीं दे रहे कर। भाई इतना कर हो गया था उनको, जो हालत सोच के देखो आप एक बार, उनका जो कर वसूली थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उनकी जो पैदावार थी, जो फसल उगा रहे थे वो भी उतनी नहीं थी जितना उनको कर देना था। तो सोच के देखो किसान क्या करेंगे, भाग गए वो गांव छोड़ के, अब कर लो, ले लो कर जिससे तुमको लेना है। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। तो अब एक व्यक्ति भाग गया, एक ने नहीं दिया, बाकी दूसरे उसके नाम का क्यों देंगे, तो वो भी नहीं दे रहे, ऐसे करते करते पूरा गाँव ही छोड़ के भाग जाता थे लोग, ऐसे करते थे। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में बहुत तेजी से गिरावट आई, चाहिए ही नहीं था किसी को सामान, और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार
नहीं आया, लेकिन कर वसूली बढ़ा दी और कर वसूली जितनी थी उतनी ही है। पंगा ये हो रहा, बस खेती से फायदा कम हो रहा था, दिक्कत ये आ गई थी। 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई। थैनोस आ गया था क्या इधर, लग रहा है मुझे तो। मतलब बहुत बुरा, मतलब यार सोचो, आधी जनसंख्या मारी गई, पशु मारे गए 1/3 पशु, यानी कि 3 जानवरों में 1 जानवर, बहुत बड़ी संख्या होती है। और इतने सारे जानवर मारे गए, उसके अलावा जो इतना अकाल पड़ गया, इतना सूखा पड़ गया, खेती भी नहीं हो रही, खाने लायक दाने के भी लाले पड़ गए। और इनको तो कर चाहिए, अब कहाँ से लाएंगे। और जो बचे, जो जिंदा बच गए किस्मत से, उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान छूने लगी थी, क्योंकि उनको क्या लग रहा था, उनको तो अपना हर साल इतना इतना बताएंगे, मजे लेंगे हम तो, और देगा कौन। पंगा तो ये हो रहा है ना उनको। अगर देखो, अगर सरकार को नहीं दे रही, जमीनें जब्त कर ले रही सरकार, तो उनके लिए बहुत दिक्कत की बात आ गई थी। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ गए। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे हैं, क्योंकि जो साहूकार लोग थे उनसे कर्जा ले रहे थे और अब खराब हो गई थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी। 1820 के दशक के में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे। मांगा गया राजस्व बहुत ज़्यादा था। देखो, उन्होंने इस्तेमाली बंदोबस्त ने तो फिक्स कर दिया, इतना देना है देना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले से मतलब ठीक मांग रहे थे, लेकिन हालत खस्ता हो गई तो कर ज़्यादा हो गया वो भी। तो मांगा गया राजस्व कर उन्होंने माना कि ये बहुत ज़्यादा मांग लिया हमने, इतना नहीं मांगना चाहिए था। व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी, वहाँ पे जो है बहुत सख्ती के साथ काम किया जाता था, वसूली ली जाती थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने वाला था। किसान मरने वाले थे, आत्महत्या की कगार पे पहुंच चुके थे। 1845 के बाद कृषि उत्पादकों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब 20-30 साल यानी किसान की आधी जिंदगी निकल गई, ऐसे गरीबी में, ऐसे बिल्कुल हड्डियां निकल के आ गई बंदे की। और तब जाके धीरे धीरे उनको थोड़ा बहुत बचने लगा होगा, या फिर नहीं भी, वो भी देखते हैं आगे। फिर कपास में तेजी आई। कपास का मामला बहुत खतरनाक हुआ। ब्रिटेन जो है अमेरिका से कपास लिया करता था और उसके बाद भारत में आया लेने मांगने कपास को, क्यों, देखते हैं। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग, यानी कि बहुत बड़ा भाग होता है ना, 3/4 भाग अमेरिका से आया करता था। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। इसका उद्देश्य क्या था, दुनिया भर में घूमो फिरो, तुम देखो कि कहाँ पे कपास को बढ़ाया जा सकता है, कपास उगाया जा सकता है, जिससे कि उनकी कंपनी को फायदा पहुंच सके। लेकिन जब सन 1861 की बात है, जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, हड़ताल में बैठ गए थे लोग, तो उस समय जो है ब्रिटेन के कपास मंडी में तहलका मच गया। लोगों ने कपास उगाना बंद कर दिया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। भारी, इतनी भारी थी कि मर गए ये लोग। 1861 में जहां 20 लाख गांठें, एक गांठ का वजन जो है 400 पाउंड के आसपास था, तो ये 20 लाख गांठें 1861 में आई थी, तो वहीं 62 के अंदर जो है सिर्फ 55,000 गांठें आई। सोचो यार कितनी घट गई, सिर्फ ये 2-3% ही आई थी, बहुत कम हो गई थी। और अब उनको दिक्कत आ गई थी, उनको नहीं पता था गृह युद्ध कब तक चलेगा, तो उन्होंने मुख किया भारत की तरफ। भारत में प्रचार कर दिया बहुत कि हाँ कॉटन का ये प्राइस बढ़ गया है, तो तुम जो है कपास की खेती करो। अब खेती पे लोग जुट गए, बहुत सारे कर वसूली और मतलब कर लिए गए, उधार लिए गए, बहुत तगड़ा जुगाड़ बैठाया गया। अब देखते जाओ, बस इसी के चलते जो है ज़्यादा पंगा हो गया था। दक्कन के गाँव के किसानों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा, क्योंकि उनको पता था, उनको ऋण किस लिए उपलब्ध हो रहा था कि वो कपास की खेती करे। और कपास हो गया था बहुत महंगा, क्योंकि अमेरिका से उनके पास नहीं जा रहा था, उनको चाहिए था, तो कपास उनको चाहिए था, तो वो महंगा बिकेगा। अब जो है ज़्यादा महंगा तो वैसे भी नहीं था उस समय के हिसाब से। अब जो है उनको ज़्यादा ऋण मिलने लग गया था, कर्जा मिलने लग गया था। उनके कपास उगाए जाने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी, यानी कि 1 एकड़ के लिए, 1 किले जमीन के लिए उनको 100 रुपये तक का कर्जा मिल रहा था। 100 रुपये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा। आज के टाइम के, अगर उस समय के 100 रुपये की मैं बात करूँ, तो ये मान के चलो आज के टाइम के आपके
लाखों रुपए हो जाएंगे शायद यार। उस समय देख लो 1500 रुपये किलो सोना हुआ करता था, जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं 1500 या 2000 रुपये किलो, किलोग्राम होता था, तोला नहीं होता था, ठीक है। तो सोच लो बस 100 रुपये उस समय कितनी बड़ी रकम हुआ करती होगी। तो 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दुगनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आ गई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता 90% भारत से जाने लग गया। अब देखो पहले अमेरिका से आ रहा था ज्यादातर, अब भारत से जाने लग गया सारा। लेकिन गृह युद्ध कब तक चलेगा, वो भी थमेगा यार, कभी ना कभी तो शांति आएगी। ऋण का स्रोत सूख गया, यानी कि 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, क्या पूछा कि दास राज्यों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाने में भारत को कौन रोक सकता है। अरे कौन रोक सकता है, इसको पता नहीं था शायद। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए जब अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो गया। पहले सोच रहे थे कि दुनिया में हमारा ही कपास बिकेगा, हमारी ही जय जयकार होगी, लेकिन जैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हुआ, लड़ाई झगड़े बंद हुए, इनको नानी याद आ गई, फिर से वही हालत, वही खस्ता हालत होने वाली थी। एक और तो जो है ऋण का स्रोत सूख गया, क्योंकि उनको जो है उन्होंने कर्जे बहुत दे दिए साहूकारों ने, क्योंकि उनको पता था फायदा होने वाला है, अभी कपास बिकेगी तो कर्जे दे दो किसानों को कर्जे, और ज़्यादा कपास आई ज़्यादा मुनाफा उनको मिलेगा, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ब्याज समेत वो जो है वो पैसे को वापिस कर देंगे, वो रुपए जो उन्होंने ले रखे वो वापिस हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग भी बढ़ा दी गई। देखो अब फायदा हो रहा है तो कर तो बढ़ेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। तो कर बढ़ा दिया, राजस्व कर जो था पहले जितना था उससे बढ़ा दिया, क्योंकि कपास की खेती में तेजी आ गई थी। और अब एकदम से जैसे ही गृह युद्ध खत्म हुआ, सूखा पड़ गया, समझ गए साहूकार की ऐसे नहीं देते, अब देना बंद करो, अब नुकसान में आ सकते हैं हम, क्या पता इनसे पुगे भी ना। फिर इस नए बंदोबस्त को में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। यानी कि यहाँ पे जो है अब जो मांग थी, जो कर वसूली थी ना 1820 में बहुत ज़्यादा थी, ये अंग्रेज लोग खुद ही मान रहे थे। लेकिन अब इस समय आके उन्होंने उस रकम का 50 या फिर 100% यानी कि डबल ही हो गया सीधा, तो डबल या फिर उसका आधा जो है उसमें जोड़ के इतनी और बढ़ा दी, उसकी कर वसूली बहुत ज़्यादा हो गई थी। अन्याय का अनुभव होने लगा अब किसानों को। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदायों को बहुत गुस्सा आ गया, किसान भड़क गए यार। अब देखो एक तो कर्जा नहीं है, उनको उन्होंने कर बढ़ा दिया, उसको तो झेले जैसे झेले। ऋण वाले जो ऋणदाता थे उन्होंने ऋण देने से मना कर दिया, क्योंकि पहले कपास बिक रहा था तो ऋण दे रहे थे, अब वो ऋण दे भी नहीं रहे उनको। वे इस बात से ज्यादा नाराज हो गए, ये किसान जो है इस बात से भड़के हुए थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनशील हो गया है कि वह उनकी हालत पर कोई तरस भी नहीं खा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी हालत क्या हो गई है, इसीलिए वो पिटे थे। याद आ रहा है ना आपको, शुरुआत में हम जान रहे थे उन्होंने हमला कर दिया था, ये आंदोलन हुआ था, वो इसी के चलते हुआ था। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता। एक सिंपल सी बात थी, अगर आपने 100 रुपये का कर्जा लिया है तो वो जो है बढ़ा के 200 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हालात कैसे हो रखे थे, 100 रुपये का मूलधन था और 2000 रुपये का ब्याज, और उस समय के 2000 रुपये बहुत ज्यादा थे यार, बहुत ही ज्यादा। तो 2000 रुपये का उन्होंने ब्याज चिपका रखा, वाह। अब जो है उन्होंने क्या किया, अब कर्जा पुग नहीं रहा किसी पे भी, उन्होंने जमीनें हथिया ली, साहूकारों ने उनकी बैल, खेती, हल, जो भी कुछ उनके पास था उनको कब्जे में ले लिया। अब एक नया चीज जुगाड़ आ गया, भाड़ा पत्तर। अब वो जो किसान थे उनके पास ना जमीन रही ना कुछ रहा, घर था सिर्फ, और अब जो बैल है, जमीन है, उसको भाड़े पर लेने लग गए, किराए पर लेने लग गए। 4 रुपये के हिसाब से जो है उनको लिया जाता था। तो ये भी दिक्कतदायक थी, मतलब अपना खुद का जो है थोड़ा फर्क रहता है, लेकिन अब किराए पे लेने लग गए। वो किरायों की भी एक समझौता होने लगा कि तुम अपना अधिकार नहीं जमा सकते, ये वो पूरा साइन वाइन होके जुगाड़ बैठता था। किसान जो है ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लग गए थे। वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धत्ता बताने की शिकायत करते थे। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और किसानों के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। यानी कि जो तुमने कर्जा लिया है वो 3 साल तक लागू रहेगा, उसके बाद कर्जा के जो ब्याज है, जो भी कुछ है, वो बंद हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये अब देखो किसानों की हालत खस्ता थी, सिंपल सी बात है। समय के साथ किसान ये बात समझने लग गए थे कि उनके जीवन में जो भी तकलीफें हैं वह बंद पत्रों, दस्तावेजों की इस नई व्यवस्था के कारण ही हैं।
हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो है ये जो सिस्टम था, अब साहूकार लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए उनको भी, तो उन्होंने क्या किया, हर 3 साल में जो है कागज बनवाते, क्योंकि 3 साल का था ना वो कागज जो बनता था, तो उसको बनवाते और उसके बाद में जो है जो ब्याज बना, मान के चलो 100 रुपये पे 300 रुपये ब्याज बन गया उनका, ठीक है, 400 रुपये बन गए, तो अगले 3 साल बीतने के बाद वो 400 रुपये को मूलधन के रूप में लेते और उस 400 रुपये के ऊपर ब्याज लगाते। अब उनसे साइन भी करवाते, क्यों, क्योंकि यार उनके पास और कोई साधन नहीं था और कुछ करने का जुगाड़ उनके पास अब नहीं था फिलहाल के टाइम पे। अब उसकी वजह से लोग थोड़े भड़के हुए थे। दक्कन दंगा आयोग, यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक आपका। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरता पूर्वक लेने को तैयार नहीं थी। बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की कि 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई, जो एक रिपोर्ट बनाई उन्होंने और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेज दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। तो ये सारा कुछ हुआ था। 2 चीज़ें हमने जानी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, एक तो इस्तेमारी बंदोबस्त और एक जो है यहाँ पे दक्कन दक्षिण इसमें बम्बई दक्कन के अंदर जो है यहाँ पे किसानों ने आंदोलन क्यों किया, साहूकारों को क्यों पीटा गया। और कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात तो ये है जो ये रिपोर्ट बनाई गई थी ना, ये वाली, ये जो भी बना है, ये रिपोर्ट में लिखा गया कि जो भी आंदोलन भड़के हुए हैं किसान, वो सारा का सारा गलती साहूकारों की है। ईस्ट इंडिया कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लोग उनके कर से खुश हैं। वाह, मजा आ गया। ये सीन हुआ था यार यहाँ पे। अब सरकार की क्या माने हम इस बात को देख के, इन चीज़ों को देख के। चलो जो भी है वो उनकी बात रही, उनके चैप्टर रहे, कहानी मज़ेदार थी बताने को, लेकिन हाँ दुख होता है उस समय की किसानों की हालत कितनी खस्ता थी। और आज के समय भी कुछ अच्छी हालत किसानों की नहीं है, देख सकते हो आप, जो कि हालत आपको आज के समय में देखने को मिल रही है। पता लग रहा है क्या चल रहा है देश के अंदर, वो सारा आपको पता ही रहता है। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट हो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।